नमस्कार। आने वाला 10 मिनट मुझे दिया गया है, तो मैं कल से एक बात कहना चाह रहा था। मुझे मौका नहीं मिला, तो मैं अभी कहता हूँ। कल सर ने बताया कि रजा साहब जो हैं वो युवाओं के पेंटिंग्स खरीदते थे। किसी की तारीफ करना ठीक है, अच्छी बात है। पेंटिंग खरीद लेना, उसको प्रमोट करना ठीक है। तो उस पेंटर को पता ही नहीं है कि उसकी पेंटिंग रजा साहब ने खरीदी है। रजा साहब आपसे इश्क हो गया, ऐसा मतलब मुझे कोई मिला ही नहीं। तो एक तो जिम्मेदारी वहां मुझे एहसास हुआ उस जिम्मेदारी का कि अगर यहाँ बुलाया गया है तो काम अच्छे से करके आना चाहिए, या नेक्स्ट टाइम कभी आए तो करें। दूसरी जिम्मेदारी, जिन पर बोलना है वो हमारे सामने है। तो ऐसे में कोई ऐसी बात जो शायद रिलेटेड ना हो, या मुझे कम जानकारी हो और उसमें एग्जरेट कर दूं, तो यहाँ पे एक जिम्मेदारी, दो जिम्मेदारी बनती है। खैर, ये जो 7 सप्तक हैं, ये जो सप्तक हैं, 7 लोग हैं, इन्हीं पर बात क्यों हो रही है 2 दिनों से? या फिर ये इतने महान कैसे हैं? जैसे सर ने महान का बताया था ना, महान और अच्छा में क्या अंतर है। तो इस महान बनने की जो प्रक्रिया है, उसमें उस युग का बहुत बड़ा महत्व है। उस युग में जब कई देश आजाद हो रहे थे, साम्राज्यवाद, सामंतवाद, उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, अपनी कलाओं के माध्यम से भी, अप्रत्यक्ष रूप से भी, उस दौर ने इनको बढ़ने में, इनके उभार में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उसे राजनीतिक तौर पे नेहरू युग कह सकते हैं, जिन्होंने, जिस समय ने, जिस समाज ने हमें ये 7 लोगों को दिया। क्योंकि हबीब भी या स्वामीनाथन भी ये क्या कर रहे थे? दरअसल ये सारे लोग जो महान हैं, ये खोज कर रहे थे। चाहे सर हो, अगर कथक कर रहे थे तो वो कथक का प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, वो कथक को खोज रहे थे। हबीब तनवीर अगर रंगमंच को जनमंच में बदल रहे थे, तो वो रंगमंच में कुछ प्रदर्शित नहीं कर रहे थे, वो रंगमंच को खोज रहे थे। या रजा साहब में थे तो वो भी भारत की चीजों को वो ढूंढ रहे थे। तो ये जो ललक थी, खोजने की जो चाह थी, वो अब नहीं है। शायद यही कारण है कि अभी हमारे सामने ऐसे लोग नहीं हैं जिसको हम ऐसे बता पाते हैं या जिनका हम उदाहरण दे पाते हैं। वो ढूंढने की ललक जो इन लोगों में थी। बहरहाल बात करते हैं सर पे। जैसा कि मैंने कहा कि नाम नहीं लेना, तो मैं सर कहता हूँ। उनका एक स्टेटमेंट है, उससे मैं शुरुआत करता हूँ। वो कहते हैं कि हमारे गुरुजन कहते थे कि पलटो तो बिजली बन जाओ, हाथ जोड़कर खड़े हो तब तस्वीर बन जाओ। वो ठहराव, वो सौंदर्य हमने देखा है, सीखा है, हर बारीकी को समझा है, और उसी बारीकी से बनता है सौंदर्य। सौंदर्य, छोटी छोटी कड़ियां मिलकर बड़े चेन का निर्माण करती हैं। कला के क्षेत्र में भी छोटी सूक्ष्म चीजें बृहद का सृजन करती हैं। जैसा कि लॉन्जाइनस ने कहा है कि हर वो चीज जो लोगों को आनंद देती है, वही सौंदर्य है। तो जो महाराज जिस सौंदर्य की बात करते हैं, कि जो सौंदर्य है, जो स्टेटमेंट में कहा गया है, वो उसका सीधा सीधा संबंध आनंद से है। यानी कि आनंद ही सौंदर्य का पर्याय है। जब महाराज कोई नृत्य करते हैं या उनका कोई प्रदर्शन होता है, तो सभी लोग आनंदित होते हैं, वही सौंदर्य है। या जैसे जब ये सर सम पर आते हैं या थाट लेते हैं, तो एक कलात्मक, अद्वितीय, एक विशिष्ट सौंदर्य परक शैली विकसित होती है, दृश्य विधान उत्पन्न होता है हमारे सामने। उनकी मुद्राएं, किसी कोण पर खड़ा होना या कथक की किसी मुद्रा को लेना, ऐसा नहीं लगता है कि सर कथक की मुद्राओं को ले रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि वो जो मुद्राएं हैं वो इनको आकार दे रहे हैं, जैसे इन्हीं के लिए बनी है वो। यही कारण है कि ये कथक के पर्याय बन गए हैं। ऐसे हम किसी और अन्य विधा में नहीं देखते हैं कि अगर हम भरतनाट्यम बोले तो आपके जहन पे कई नाम आ जाएंगे, अभिनय बोले तो कई नाम आ जाएंगे, पर कथक बोलने से सिर्फ एक ही नाम आता है। उसका यही कारण है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ होगा? अगर इसकी
कोई घटनाक्रम की तो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ होगा तो ठीक वैसे ही हुआ होगा जैसे आसाध्य वीणा में प्रेमवत जब वीणा बजाने जाता है, एक अस्पर्श छुअन के साथ तार को छूता है। संभव है कि सर ने भी जब पहली बार घुंघरू को छुआ होगा तो वैसे ही छुआ होगा, जब वो पहने होंगे तो वैसे ही पहने होंगे। तभी तो घुंघरू जब बजता है तो ठीक वैसे ही बजता है। जैसे वीणा बजा था तो हर लोगों को अलग अलग ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। सर जब कोई प्रदर्शन करते हैं या कोई जब नृत्य करते हैं तो सभा में बैठे सभी लोगों के घुंघरू की आवाज अलग अलग ही आती होगी, क्योंकि सभी को आनंद आ रहा है, सबकी आनंद की अलग अलग परिभाषा है, लेकिन सबको आ रहा है। ठीक वैसे ही होगा। सर का एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, तो सर ने कहा था कि जब मैं तैयार होता हूँ, स्टेज पर जाता हूँ, परफॉर्मेंस के लिए तैयार होता हूँ, तो मैं छोड़ देता हूँ और ईश्वर से कहता हूँ कि अब मैं नहीं नाचूंगा, तुम नाचो। अगर ऐसा है तो आपको नहीं लगता कि जब महाराज नाचते हैं तो लगता है नृत्य का देवता स्वयं आके नाच रहा हो, चाहे उनके पैरों की थाप हो। अच्छा, पैरों की थाप, जैसे फ्लेमेंको में क्या है कि पैरों की थाप ठक 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 आवाज से वो नृत्य समझ में आ जाता है। कथक में वो चीज अलग है। कथक में पैरों की थाप सुनाई नहीं पड़ती है, थाप होता है, सुनाई नहीं पड़ता, वो महसूस होता है। हालांकि घुंघरू से वो आवाज दब जाती होगी, अलग बात है। खैर, कथक अपने आप में कविता की तरह है, उसमें चित्र भी है, संगीत भी है, ताल और लय एक बारगी से उसे विशिष्ट बना देती है। अच्छा, महाराज को कविताओं की भी समझ है और संगीत की भी। ऐसे में होता क्या है कि उनका जो नृत्य है वो विशिष्ट शैली से संपृक्त होकर एक नई चीज हमारे सामने लाता है। कथक में दो चीजें हैं जो मैं कहना चाहता हूं कि सर ने क्या बढ़ाया है। जैसे कथक को आंगिक सुंदरता देने में, आंगिक सुंदरता प्रदान करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। कथक में जो ताल होता है उसे बजाया नहीं जाता बल्कि नाचा जाता है। इनका सादा फुटवर्क देखिएगा आप, जो सिंपल होता है, और एक फुटवर्क होता है क्लिष्ट, जो कठिन होता है। जब ये दोनों करते हैं तो मेरे जैसा साधारण इंसान या बहुत आप लोगों में से बहुत लोगों को ये डिफरेंशिएट करना, अंतर करना कि कौन क्लिष्ट है और कौन साधारण, असंभव है। ये विशेषता महाराज की ही है, क्योंकि वो सायास है। जैसे सायास क्या हुआ कि मतलब एफर्ट नहीं कर रहे हैं आप, तो सामने वालों को पता नहीं चलता है। आमतौर पे जो नर्तक होता है या जो गायक होता है वो चाहता है कि जब वो कठिन चीजों को कर रहा है तो सामने वाले लोग समझे कि ये कठिन है। जैसे बिबॉइंग अगर कोई करता है तो बिबॉइंग करने से पहले वो जो विशिष्ट जो नृत्य होगा या स्टेप होगा उसको करने से पहले वो अटेंशन लोगों को लाना चाहेगा कि अटेंशन में आ जाओ, मैं कर रहा हूं। सर की ये पद्धति बिल्कुल नहीं है। दूसरा, जो भाव सौंदर्य को समृद्ध करने में इनकी भूमिका है। ठुमरी गानों के साथ भाव करने वाला दृश्य हो या बालों की लटों से श्याम को बतलाना हो, इन दोनों चीजों में ये सारी चीजें मिलकर एक पोइटिक एलिमेंट बनती है इनकी। कल जो स्वामीनाथन पे बात हो रही थी तो आशीष भैया ने कहा था कि जो हल्दी की जो छाप लगती है दीवालों पे बहुत खूबसूरत नजर आता है। उसमें खूबसूरत क्या चीज है? जो छाप लगती है उसमें जो छिटक के जाता है, छोटी छोटी जो बूंदें होती है, छोटे छोटे जो दाग होते हैं, उसको वो खूबसूरत बनाते हैं। ऐसी ही छोटी छोटी चीजों को महाराज करते हैं, ऐसी ही छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिलाते हैं लोगों को। अभी क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि जैसे कला अगर समय के साथ नहीं चलता है तो वह मृत प्राय हो जाएगा या उबाऊ हो जाएगा, हम बोर हो जाएंगे। सर ऐसा नहीं करते। सर उसके साथ चलते हैं, उसको आगे ले जाते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। उसको कथक को शास्त्रीय रखते हुए भी वो कंटेम्प्रेरी चीजों को भी डालते हैं, उसे कंटेम्प्रेरी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शास्त्रीय ही रहता है। फाइल कथा की बात हुई थी। फाइल कहने से क्या आपके जहन पे आता है? फाइल कहने से आता है ऑफिस। फाइल इधर से उधर जा रहा है, लोग इधर से उधर जा रहे हैं, एक फाइल वहां से वहां जा रहा है। आप लोगों में किसी ने भी गौर किया कि जब फाइल की बात होती है तो बगल में टाइपराइटर भी होता है, ठक 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 बजते रहता है। सर ने उसको अपने नृत्य में लाया, वही ठक ठक, फाइल वाली ठक ठक। ये अलग था, ये नया था। वो दृष्टि उन्हीं को हो सकती थी, हमारे जैसे लोगों को तो नहीं होती।
और दूसरी चीज जो प्रयोग धर्मिता है इनकी, वो आधुनिक है और समसामयिक भी है। एडिटिंग में जैसे डांस कोई करता है, जैसे अगर आप नृत्य देखते हैं तो उसमें एक स्टेप होता है जिसमें जो नर्तक होता है या होती है वो ऐसे घूमता है सर्कल में। कई सालों के अभ्यास के बाद वो संभव हो पाता है। मुझसे तो नहीं होगा, 2-4 चक्कर के बाद मैं गिर जाऊं। ये कई मिनटों में कई चक्कर लगा लेते हैं। सर ने इस पे नया क्या किया, सर ने ये किया कि उसको उल्टा चक्कर लगा, रिवाइंड। कैन यू इमेजिन कैसे करते हैं, अद्भुत है। खैर, अब जैसे कल एक और बात मैंने सीखी, जैसे रजा साहब ने फ्रांस में सीखा कि हाउ टू पेंट, और इंडिया से सीखा कि व्हाट टू पेंट। बिरजू महाराज ने भी हाउ टू डांस गुरुओं से सीखा, लेकिन व्हाट टू डांस ये उन्होंने भारतीय परंपरा से सीखा। उसमें से एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है जो मैं बताना चाहता हूं, वो है समन्वय का। नृत्य और संगीत के बीच समन्वय का, सुर और ताल के बीच समन्वय का, परंपरा और आधुनिकता के बीच के समन्वय का, ये समन्वय ही था। तब तो होरी धूम मचोरी जो नाम से नृत्य प्रसंग है, उसमें पद्माकर के पद हैं और बिंदादिन महाराज की ठुमरियों को मिलाकर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के स्क्रिप्ट के साथ संगीत स्वयं दिया था उन्होंने, और ये प्रदर्शित के समन्वय ही था। बहुत सारी बातें कही जा चुकी हैं तो मैं दोहराव नहीं करता हूं, लेकिन एक जो बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत अच्छा लगता है, इनका लेखन। पता नहीं मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है, उनके लेखन को नहीं पढ़ा है, लेकिन जो मेरे अज़हन पे है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे एक लाइन है उनकी, मैं जंगल की लकड़ी नहीं कोई है मोल, अधर लपटी घनश्याम की भई बहुत अनमोल। बहुत प्यारी सी पंक्ति है, लेकिन मैं बताता हूं आपको एक देवदास की पंक्ति है, सुनिए। दधकी भरी मटकी लई जात रही डगर बीच, आहट सुन जियर गयो धड़क धड़क धड़क। ढाई श्याम रोक लई औचक मुख चूम लई, सर से मुर चुनर गई सरक सरक सरक। ये गीत उसी समय का एक गीत है। सर से सरक गई मेरी चुनरी हो, दोनों गीत है। लेकिन अगर किसी की चुनरी सरकती है तो क्या वो सेलिब्रेट करेगी? वाओ ना। महाराज की जो नायिका है उसका जब जो चुनरी है उसको जो सरकता है तो वो धीरे धीरे सरकता है, सरक सरक सरक। सर एक इंटरव्यू में उसका पाठ कर रहे थे तो मैं देख रहा था कि जब वो बोलते हैं सरक सरक सरक, उनकी भौहें जो है वो ऊपर उठती हैं। मैंने सोचा कि आखिर भौहें ऊपर क्यों उठ रही है, वो भी तो नीचे जाना चाहिए। पर जैसे होता है ना, जैसे अगर चुनरी सरक रही है तो जो नायिका है वो देखेगी ना, कोई देख तो नहीं रहा है। तो ये जो ऊपर जाने की चीज है यही सूक्ष्म है। और वो जो छाप थी ना, जो खूबसूरत चीज थी हल्दी वाला, तो वही वो छोटी चीज है, वो एलिमेंट है जो इनको विशिष्ट बनाता है, बाकी लोगों से बहुत बड़ा बनाता है। थैंक यू सो मच।